वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का अलग अलग सेपरेशन देख लिए थे। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या आ रहा था उन स्ट्रिंग का, √T/μ, जहाँ पे T क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग था, और म्यू क्या था, मास पर यूनिट लेंथ था। टेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग, और म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। तो वेलोसिटी किन बातों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करता है, इलास्टिक एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग या मोर जनरली ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी करे थे कि अगर टेंशन कांस्टेंट कब होगा, कब नहीं ले सकते, कब कंसिडर कर सकते, कैसे पता चलेगा कि टेंशन को कांस्टेंट कंसिडर करना है या नहीं, ये हम लोग को वैल्यूज़ बताएगा। अगर वेरिएशन टेंशन में बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसे कांस्टेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग को इंटीग्रेट करके उसको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर टेंशन का वेरिएशन बहुत कम है तो हम लोग उसको ओवरऑल मोर और लेस कांस्टेंट पकड़ सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में था, जहाँ पे बॉटम में था 100 और टॉप में था 100.1, नॉट अ वेरी लार्ज डिफरेंस, कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट एज 100 न्यूटन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट पकड़ सकते थे, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन आ था। अच्छा बात ये था कि जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो कांस्टेंट था, इसलिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, कांस्टेंट g/2, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग जल्दी से निकाल दिए। ठीक है, टुडे विल टॉक अबाउट पावर एंड इंटेंसिटी इन स्ट्रिंग। या पावर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब बेसिकली हम लोग एक वेव जब स्ट्रिंग पे ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जीज इन्वॉल्व है ना, काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये कैसे इन्वॉल्व है और कैसे वेरी कर रही हैं, इसका हम लोग को आज पढ़ाई करना है। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मैं पूरा डेरिवेशन दिखाऊंगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट का जो पूरा डेरिवेशन है, गो थ्रू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ इट, पूरा डेरिवेशन देखेंगे अच्छा से, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर डेरिवेशन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, बट डेरिवेशन वेव्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेव्स क्या है। वेव तो बेसिकली एनर्जी है ना, और वेव में क्या होता है, एनर्जी ट्रैवल करता है। तो पावर और इंटेंसिटी जब हम लोग समझते हैं तब हम लोग को एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रहा है वो पता चलता है। ऑल्दो अल्टीमेटली पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुम लोग को लास्ट में वो जो फॉर्मूला मैं निकाल के दूंगा, पी एवरेज और एवरेज इंटेंसिटी का, और एवरेज इंटेंसिटी और एवरेज पावर का, वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कंसेप्चुअली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, प्रॉब्ली टेक 40 मिनट्स इफ़ यू गाइस रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, मेक श्योर तुम लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो उतना। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स से हम लोग का एक वेव है कुछ ऐसा, या अरे यार कुछ ऐसा है, स्ट्रिंग ऐसे था, मैं ओरिजिन से, अब यहाँ पे इस पर लेट्स से एक वेव है। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं, यहाँ पे दो पार्टिकल्स लेते हैं। ठीक है, दो छोटे छोटी स्ट्रिंग का लेंथ लेते हैं, एक यहाँ पे, दोनों का मास हम लोग सेम लेते हैं dm। ठीक है, एक ये वाला एक सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और एक सेक्शन है कुछ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, दोनों का आइडेंटिकल मास का, आइडेंटिकल लेंथ का स्ट्रिंग लिए, तो दैट ये भी dm है और ये भी dm है। ठीक है ना, कौन से पार्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का, लेट्स से इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, फर्स्ट पार्टिकल, और इसको हम लोग सेकंड पार्टिकल बोलते हैं। वेलोसिटी किसका ज़्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का, बोलो। सेकंड का। सेकंड का, सेकंड का, हाँ। सब लोग गाइस रिस्पॉन्ड, आई वांट योर रिस्पॉन्स। अरे बेवकूफ लोग, थोड़ा बुद्धि लगाओ ना। सेकंड वाला पार्टिकल, तो सेकंड वाले जो पार्टिकल्स है वो तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ आता है, मेन पोजीशन पे आता है। हाँ सर। लेंथ इसका dx है, dx लेंथ का स्ट्रिप्स ले रहे।
ठीक है, ये वाला लेंथ भी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेंथ इसका भी dx ही है। बाद में ये एक स्ट्रेच हो गया है, वो बात अलग है, बट अभी तो इसका लेंथ dx ही है। जब इस पोजीशन पे स्ट्रेच्ड है, बट ओरिजिनली ये वाला जो सेक्शन है ये भी dx ही है, तभी तो उन लोग का मास सेम नहीं आएगा, है ना। ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि ये पार्टिकल्स तो हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और ये वाले पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के बगल में है, तो ये वाला पार्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। फर्स्ट वाले का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, बात समझ में आया। v1 विल बी ग्रेटर देन v2, कोई दिक्कत है ना, बोलो। और दोनों का मास सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले सेक्शन का काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगा, 1 में या 2 पे? सर 2 पे। बाकी लोग जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं, क्लियरली बोलो। क्या करूं मैं जिससे तुम लोग बोलेगा? सर मेरे एंड पे इशू हो रहा था, एक बार रिपीट करेंगे? अभी जो बोले कौन बस। सा पार्टिकल, कौन सा डीएम का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उसका ज़्यादा होगा। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहा है? तुम लोग क्लास के पहले स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियोस दिखाऊं क्या मैं? उसके बाद तुम लोग हंसेगा, बोलेगा, है ना। फील्स लाइक आई एम टीचिंग अ बंच ऑफ कॉर्पसेस। नहीं बोलो, दिक्कत नहीं है, मैं बस ये का एक वीडियो लगा दूंगा, पहले हंस लेना अच्छे से, खुल जाना, उसके बाद क्लास में आना। माइक ऑन ऑफ नहीं हो रहा है क्या तुम लोग का? ऑन करो जल्दी जल्दी, बताओ किस कहाँ भी होगा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा? सब लोगों को लग रहा है एक्सट्रीम पे? देख लॉजिकली सोचो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप क्यों होगा? क्योंकि वो हाइट पे। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रिंग इलास्टिक है ना। वेव ट्रैवल करने के लिए स्ट्रिंग को इलास्टिक होना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग इलास्टिक नहीं होगा तो वेव ट्रैवल ही नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि देखो ये पार्टिकल पहले dx का लेंथ का था, अब ये बड़ा हो गया, अब इसका लेंथ बड़ा हुआ है dx से। पहले ये कहाँ कितना था, पहले ये यहाँ से यहाँ तक था dx लेंथ का, है ना, ये dx। अब इसका लेंथ कैसे हो गया, जो येलो में मैं बना रहा हूँ, एक सेकेंड। अब इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेट्स से अगर ये कुछ एक एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो dl है, और येलो में जो है हम लोग का वो dl बोल देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं dx बोल देता हूँ, dl बोल देता हूँ, और जो वाइट में है वो हम लोग का dx है। तो dl और dx में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, बताओ? dx equals dl cos theta। dl इज इक्वल टू dx sec थीटा, ठीक है, एक ही बात है, बात समझ में आया ना। अभी ऑब्वियसली बड़ा है तो यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है ना, कितना एक्सटेंशन हुआ है? सर ये थीटा स्मॉल है या वो नहीं, नॉर्मल है? नॉर्मल है। यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्सटेंशन कितना हुआ देखो, dl माइनस dx विच इज अल्टीमेटली व्हाट, dx इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो अगर स्ट्रेच हो रहा है तो स्ट्रिंग को तो इलास्टिक होना पड़ेगा, और इस इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है ना वो एसएचएम कर रहे हैं, स्ट्रिंग एसएचएम थोड़ी ना कर रहा है एज अ होल।
स्ट्रिंग तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये डीएम एज अ होल एसेशन थोड़ी ना कर रहा है। डीएम तो एक रिजिड एक काइंड ऑफ डायनेमिक बॉडी है ना, बड़ा है, लेंथ है उसका, एक सिंगल पार्टिकल थोड़ी ना है डीएम। हाँ ना बोलो। और सर मुझे नहीं समझ आया। कौन से फोर्स के कारण डीएम है ये इलास्टिसिटी दिखा रहा है? जो टेंशन है, फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे? टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स के कारण ही तो मेरा स्ट्रिंग एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर के बाद ऊपर आएगा। जब ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर के बाद ऊपर आएगा, ये मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा, ये नीचे आएगा। अगर मान लीजिए वेव मेरे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये थोड़ी देर के बाद नीचे आएगा, तो क्या होगा? ये इतना ही लेंथ का हो जाएगा dx का। अभी कितना है? dx इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो कभी एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो इंडिविजुअल डीएम्स है वो क्या कर रहे हैं? जो डीएम्स है, जैसे ये जो छोटे छोटे मैं स्ट्रिप्स लिया हूँ, ये क्या कर रहे हैं? ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी दिखा रहे हैं, है ना। इस इलास्टिसिटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स सिस्टम कर रहे हैं, बट क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे से हम लोग फोर्स निकाल पा रहे हैं? इस पे नहीं, हम लोग इस स्ट्रिप पे फोर्स निकाल रहे हैं ना। और स्ट्रिप पे फोर्स किस कारण से आ रहा है? टेंशन के कारण आ रहा है, इलास्टिसिटी के कारण आ रहा है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे लिख लो इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड कि एक हम लोग का जो वेव है वो इन इलास्टिक स्ट्रिंग में ट्रैवल नहीं कर सकता। वेव्स कैनॉट ट्रैवल इन इलास्टिक स्ट्रिंग्स, इन आइडियल इन इलास्टिक स्ट्रिंग्स। ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स is not possible on ideal in elastic strings, ठीक है ना। स्ट्रिंग में इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब अगर इलास्टिसिटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रहा है? इलास्टिसिटी के कारण आ रहा है, हाँ। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ये ज़्यादा कब होता है? जब इंक्रीमेंट इन लेंथ ज़्यादा होता है ना। जब स्ट्रिंग का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। स्प्रिंग में लॉजिकली सोचो, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है हम लोग का, एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, जिस वाले डीएम में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, उस डीएम का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। कौन से वाले डीएक्स का एक्सटेंशन ज़्यादा है? लॉजिकली सोचिए, इस वाले डीएम में तो एक्सटेंशन है ही नहीं, ये तो जितना है उतना उतना ही है। जो मीन पे है वो एक्सटेंड हो रहा है ना। सबको दिख रहा है ये बात? एक्सटेंशन इन 1 इज ग्रेटर देन एक्सटेंशन इन 2। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक u शुड बी ग्रेटर, u1 इज ग्रेटर देन u2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको ऐसे, हाँ बोल, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। एन एनर्जी उस पे आऊँगा। यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है? यहाँ पे इसको एसएचएम से कंफ्यूज मत करना कि एसएचएम पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था। एसएचएम का बात अलग था, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। स्ट्रिंग एज अ होल एसएचएम थोड़ी ना कर रहा है। स्ट्रिंग के थ्रू तो वेव जा रहा है, और जब वेव जा रहा है तब ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। बट हम लोग तो एनर्जी लिखेंगे तो स्ट्रिंग के बारे में लिखेंगे ना, स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको क्या मिला? वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग। वी हैव काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट 2। तो मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी
एट 1 इज ग्रेटर देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2, है ना। इसका ये मतलब है कि किसी भी एक पार्टिकल का एनर्जी, किसी भी एक पार्टिकल का एनर्जी या किसी भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। एनर्जी इज नॉट कंजर्व थ्रू आउट द स्ट्रिंग। जी इज नॉट कंजर्व्ड बात क्लियर है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, और लॉजिकली सोचो, एनर्जी कंजर्व नहीं है तभी तो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रहा है। ऐसे देख, ये हम लोग एक वेव पल्स क्रिएट किया, इसको मूव करवा रहे हैं, है ना। ये एनर्जी तो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है ना आगे। पहले ये एनर्जी इस पार्टिकल के पास था, फिर ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी दे दिया, फिर ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी दे दिया, इसलिए यहाँ पे वेव ट्रैवल कर रहा है ऑब्वियसली। ये ट्रांसमिशन तो तभी आएगा ना, एनर्जी का ट्रैवलिंग कब आएगा, जब एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर एनर्जी कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे रुक के रह जाएगा ना, वेव हम लोग का ट्रैवल नहीं करेगा। ये हम लोग का कैसे है, ये हम लोग का एक ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। तो इसको ऐसे में कंफ्यूज नहीं करना है। एक इसमें हम लोग का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रैवल करता है, तभी तो हम लोग पावर का बात करते हैं, तभी तो हम लोग इंटेंसिटी का बात करते हैं। बात क्लियर है ना। थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, एनालॉजी समझने के लिए। काम करता हूँ ना, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं डेस्मॉस पे दिखा दूंगा तुम लोग को। हम लोग लेते हैं साइन एक्स, और एक थोड़ा सा फेज़ आगे का, इसका इसी का फेज़ आगे ले लेते हैं थोड़ा, साइन, यहाँ पे इसका पाई बाई, लेट्स से हम लोग इसको कितना आगे ले लें, पाई बाई 2 आगे ले लें, तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2। अच्छा, इसको अपने को डालना पड़ेगा एक ब्रैकेट पे, ठीक है। आगे लेना है, तुम लोग को माइनस डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वेव अपना आगे निकल जाए, ठीक है ना। लॉजिक से बात है। टी इक्वल टू 0 पे रेड स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर था रेड वाला, और टी इक्वल टू, अच्छा उस पर आते हैं, यहाँ पे क्या मैं इसका यूनिट्स रेडियंस में कर सकता हूँ, नहीं, यूनिट्स 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 एक्स एक्सेस के रीडिंग पे तो है सर। नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, इनको मार्क कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को। पॉइंट्स में नहीं चाहता हम लोग का दिखे सारे के सारे। जस्ट अ सेक, ट्रिपल शूट पे पाई को मार्क कर लेते हैं एक, हाँ इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, नहीं इसको नहीं जरूरत है, इसको मार्क कर लेते हैं। आई गेस इससे बेबी नहीं दिख रहा है, ठीक है छोड़िए, मैं खुद अपने हाथ से कर दूँगा। एक्स एक्सेस पे एनोटेशन हटा देते हैं।
दिस इज गुड। अच्छा, रेड वाला है हम लोग का वेव टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। रेड वाला वेव कब का है? टाइम t इक्वल टू 0 पे, है ना। टाइम t इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर हम लोग का कुछ ऐसा है ना। बात क्लियर है? थोड़ा पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? पाई है ना। ये के 2 पाई है। क्लियर है? अब ये कितना आगे? ब्लू वाला का मैक्सिमा आ रहा है इधर, है ना। ब्लू वाला का मैक्सिमा आ रहा है इधर और इधर आ रहा है मैक्सिमा, तो हम लोग को दिख रहा है पाई पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, है ना। तो ये वेव कितना आगे निकला है इससे? ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जो मैं प्लॉट किया हूँ कितना आगे निकला है, पाई बाई 2 फेज। पाई बाई 2 फेज जो आगे निकला है, ये पाई बाई 2 फेज के कारण, पाई बाई 2 फेज के कारण कितना टाइम इलैप्स होता है? लेट्स से ओमेगा टी टाइम इलैप्स हो रहा है। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई बाई टी इंटू टी, है ना। तो कितना टाइम के बाद? t बाई 4 टाइम के बाद। और ये ऑब्वियस सा बात है, देख t बाई 4 के बाद ये इधर आया, थोड़ा और आगे करेंगे साइन, लेट्स से हम लोग इसको और आगे करें, पाई के जगह, पाई बाई 2 की जगह पाई पे ले आए, पाई बाई 2 की जगह नीचे नीचे आ जा भाई, हाँ पाई बाई 2 की जगह पाई पे ले आए। तो ये देख एक पूरा यूनिट आगे चला गया, है ना। अब पाई की जगह 3 पाई बाई 2 पे ले आए, 3 पाई बाई 2 पे ले आए, तो देख और आगे निकला। बात क्लियर हो रहा है ना, कैसे कैसे आगे निकल रहा है वेव, कैसे कैसे आगे मूव कर रहा है। क्लियर है? लास्ट में हम क्या डाल सकते हैं? 2 पाई डाल सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? 2 पाई। देखो ओवरलैप कर गया, समझ में आ रहा है? आगे निकल रहा है वेव। क्लियर है? वी डोंट नीड दिस एनीमोर। अच्छा, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या था देखते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे था और ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा था, है ना। ये वाला पार्टिकल जो है ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ना। ये वाला पार्टिकल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग रेड वाले स्ट्रिंग को मार्क कर रहे हैं अभी। ये वाला पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है ना। मीन पोजीशन वाले पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं। रेड वाले स्ट्रिंग को देखो, जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले हैं वो तो स्टेशनरी रहेंगे, जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले ये वाला ये तो स्टेशनरी रहेंगे इंस्टेंटेनियसली, है ना। अब सेकेंड वाला जो ब्लू वाला स्ट्रिंग है, हम लोग को क्या पता चला? ब्लू वाला स्ट्रिंग कब बना है? टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे। t बाई 4 पे क्या हुआ? ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल, हाँ ठीक है चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला पार्टिकल अपने टॉप पोजीशन पे आ गया, है ना। और ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, मतलब हर पार्टिकल जो मीन पोजीशन पे था वो अपने टॉप पोजीशन पे आ गया, है ना। जो हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे था वो अपने टॉप पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। ये वाला कहीं इधर आ गया, ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, ठीक है। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोग लाइन बना सकते हैं, ये वही है। कुछ इधर
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है, लॉजिकली देख, जब ये ऊपर जा रहा है, इसका जो एक्सटेंशन है, वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है। रेड वाला पार्टिकल यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जब तक ये टाइम t इक्वल टू 4 तक पहुँचा है, पहले ही अपना वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो मैक्सिमम मेन पोजीशन पे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये अपना वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, अपना वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ करते करते ये अपना एक्सटेंशन भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुँचेगा, यहाँ पे जब है, पहले मान लो रेड पोजीशन पे था, रेड वाला पोजीशन को लिखते हैं, जब ये रेड पे है तब क्या है इसका सिचुएशन, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है ना। इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्स है ना। पर जब ये ऊपर पहुंचा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम, मिनिमम एज इन 0। पोटेंशियल को तो हम लोग 0 अज्यूम करना पड़ेगा और काइनेटिक तो एक्चुअली भी 0 है, ठीक है ना। बट टाइम t इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू 4 पे टाइम पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है, जो ब्लू वाला पार्टिकल जो अब मेन पोजीशन पे आ गया है, ब्लू वाला पार्टिकल जो था, ब्लू वाला पार्टिकल यहाँ पे जो है अभी आ गया है। पहले ही कहाँ पे था, इधर था। पहले ये पार्टिकल कहाँ था, इधर था। इधर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम था और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम था, है ना। बट t इक्वल टू टाइम 4 के बाद ये नीचे ऊपर आ गया है ना। ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। और ये कहाँ जाना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है ऑब्वियसली। देखो ये अपने पहले वाले पार्टिकल को इमिडिएट करेगा कि वेव का डायरेक्शन तो ये है, वेव का डायरेक्शन तो ये है। तो ये वाला पार्टिकल क्या, इस पार्टिकल का इस पोजीशन पे क्या है, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। और इसके बारे में हम लोग लिख क्या सकते हैं, इस बारे में क्या लिख सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों, क्योंकि मेन पोजीशन से गुजर है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो ऐसे सोच, पहले रेड t इक्वल टू 0 पे देते, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी है ना। और इसके ये वाला पार्टिकल जो पार्टिकल 3π/2 पे है, जो पार्टिकल 3π/2 पे है, यहाँ पे लेट मी यूज ब्लैक कलर टू राइट दैट डाउन। ये पार्टिकल पाई वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल 3π/2 वाला पार्टिकल है ना। लॉजिकली देख, ये वाला पार्टिकल इसके पास मैक्सिमम एनर्जी था t इक्वल टू 4 और इसके पास 0 एनर्जी था, है ना। यहाँ पे था ये पहले यहाँ पे था। थोड़ा टाइम के बाद ये वाला इसके पास जो एनर्जी था एग्जैक्टली वही एनर्जी इसके पास आ गया और ये अपना एनर्जी लूज कर दिया, इधर आ गया, है ना। दिख रहा है यहाँ से यहाँ एनर्जी जंप किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस वाले रेंज में बताया, सेम चीज़ इधर भी हो रहा है ना। सेम चीज़ हर जगह हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। एनर्जी कंजर्व नहीं है इसलिए तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो पा रहा है। एनर्जी का कंजर्व होता तो एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता। लेट्स से तुम लोग क्लास में कितना, 10 लोग हैं, 10 लोग लाइन से खड़ा है, ठीक है। सबके पास तीन बिस्किट्स है, सबके पास 3 बिस्किट्स है, ठीक है। अब मेरे को एक बिस्किट यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को दूंगा ना बिस्किट, तो तुम लोग क्या करेगा, एक एक करके पास करेगा। तो कभी तुम्हारे पास 4 बिस्किट्स होगा, कभी तुम्हारे पास होगा, कभी इधर होगा, है ना। क्या किसी एक पर्सन के पास नंबर ऑफ बिस्किट्स कांस्टेंट रह रहा है? नहीं, वो तो टाइम के संग वेरी कर रहा है। टाइम के संग वेरी तभी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, क्योंकि टाइम के संग वेरी कर रहा है। बिना वेरी करे तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता ना। सर हाँ
सर लास्ट वाले के पास जब पहुंच जाएगा तब तो 4 हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट हो गया ना, उसके आगे कहाँ जाएगा फिर? उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा ना, अभी तो इन्फिनिट है। चलो ठीक है, बात समझ में आया? एक वेव में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, मैथमेटिकली भी दिख गया, ग्राफिकली भी, और एनालिटिकली भी, है ना। ऑब्वियस अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग कांस्टेंट रख नहीं सकते। और हम लोग पहला दिन क्या पढ़े थे, हम लोग पहले दिन क्या पढ़े थे कि वेव क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड से समझ में आया? हाँ भैया। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकली निकालते हैं कि कितना कितना हो रहा है। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ। किसकी ज़रूरत है, ये भी नहीं रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड। मैक्सिमम एक्सट्रीम कोई भी एक रैंडम पोजीशन लेके चलेंगे। ठीक तो होना ही था। नाइस जॉब। ठीक है, ये जो वेव ट्रैवल कर रहा है इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कुछ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फॉर इंस्टेंट यहाँ पे फाई को 0 पकड़ लेते हैं, नहीं भी पकड़ देते कोई दिक्कत नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स लेंथ का एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे एक डी एक्स लेंथ का पार्टिकल ले लेते हैं। ये पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, पहले ये बता दो जल्दी से। वेव का डायरेक्शन, वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन देख के बताओ, ऊपर होगा या नीचे की तरफ? ऊपर जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो इस इंडिविजुअल पार्ट है इसका कुछ इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा इस डिफरेंशियल पार्टिकल का। उस डिफरेंशियल काइनेटिक हम डी के लिख रहे हैं, वो कितना होगा देखते हैं। पहला होगा हाफ इसका मास कितना है, मास डी एम का वैल्यू कितना होगा, म्यू डी एक्स। म्यू इसका मास पर यूनिट लेंथ होता है और डी एक्स इसका लेंथ है, तो म्यू डी एक्स इसका मास हो गया, डिफरेंशियल मास। और इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्क्वायर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, म्यू डी एक्स। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, डेल टी का स्क्वायर। तुमने निकाला भी है बट बेसिकली यही होता है, डिफ्रेंशिएट करके निकाला था। वैल्यू क्या आता था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। और स्क्वायर हो रहा है उसका, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये डी के है ना। डी एक्स डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से, डी के बाई डी एक्स, ये क्या हो जा रहा है, हाफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ म्यू स्क्वायर हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है ना। ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। हाँ भैया। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लेट्स से ऐसा कुछ हम लोग के पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के है जिस पे कुछ एक्सटेंशन हम लोग कर रहे हैं एक्स,
कुछ एक्सटेंशन करके रखें x, ठीक है, टेंशन t लगा के, है ना। अब टेंशन t लगा के हम लोग अगर एक्सटर्नल लेट्स से हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स F लगाए हैं जिसके कारण इंटरनल टेंशन T लग रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है इसका, यहाँ से इसका dx एक्सटेंशन हो रहा है, dx एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, माइनस टी डी एक्स। माइनस टी dx, है ना। और ये क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, है ना। तो du बेसिकली क्या हो रहा है, du हो रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग, और मेरे को ये करवाने की जरूरत था नहीं, तुम लोग को पता है ये बात, टेंशन इन स्ट्रिंग इनटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा निकालने की कोशिश करो। पहले हमको क्या निकालना है, टेंशन, और फिर टेंशन का वैल्यू तुम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन का वैल्यू हम लोग कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि v क्या होता है, √T/μ, है ना। हाँ भाई। तो टेंशन को क्या ले सकते हैं, v तो हम लोग को पता है, टेंशन को क्या ले सकते हैं, टेंशन को ले सकते हैं हम लोग μv², है ना। और एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे बनाओ, वो कुछ यहाँ पे था जब उसका dx होके रखा था, एक टाइम था जब उसका लेंथ dx था, है ना। अब इसका लेंथ कितना हो गया, अब इसका लेंथ कितना हो गया, ऐसे एंगल थीटा है, इसका लेंथ कितना हो गया, कुछ dl का वैल्यू हम लोग देखे थे कितना होता है, डी एक्स सेक थीटा। वेट बाय राइट, हाँ, dl इज इक्वल टू dx sec थीटा, देयरफॉर एक्सटेंशन कितना हो जा रहा है, एक्सटेंशन बेसिकली मतलब चेंज इन लेंथ dx इंटू सेक थीटा -1, पहले dx था अब dx सेक थीटा है, ठीक है ना। बात समझ में आया। हाँ भैया। तो du, अच्छा यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, माइनस बेसिकली हम लोग को बताता है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अभी हम लोग को उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम लोग पहले नॉर्मली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे p नीड नॉट केयर अबाउट माइनस, वाई, बिकॉज यहाँ पे प्लस होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है F एक्सटर्नल इंटू dx, है ना, F एक्सटर्नल इंटू dx, और F का मैग्नीट्यूड कितना है, P नहीं केयर अबाउट द मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड तो T के बराबर है ना, और व्हाट इज दैट इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग F और T को का पैरेलल कहाँ लेते हैं, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग du निकालते हैं हम लोग का स्प्रिंग्स में, तो हाफ kx² आता है ना, वो कैसे आता है, वो आता है हम लोग का इंटीग्रल kx dx, kx क्या है बेसिकली स्प्रिंग का टेंशन, टेंशन dx, तो t dx लेते हैं ना du को,
बात समझ में आया? दिक्कत है तो बोलो। आगे भैया। यहाँ पे अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ा देख भी सकते हो। bring that up. Basic discussions, variable forces, basic concept. हाँ, इधर इधर होना चाहिए। Where is a spring? हाँ, हम लोग क्या लेते हैं? F external. अब F external क्या? माइनस F spring है ना। और यहाँ पे हम लोग जब डॉट ले रहे हैं तब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक मतलब नेगेटिव अब नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे देख लो। मैं फिर से वो बना देता हूँ। ये हम लोग का क्या है? टी। ये हम लोग का है एफ एक्सटर्नल। तो वर्क क्या हो जा रहा है? एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, है ना। अब एफ एक्सटर्नल कितना है? माइनस टी डॉट डी एक्स, है ना। अब टी डॉट डी एक्स जब करूँगा तब यहाँ पे माइनस डी एक्स तो इस डायरेक्शन में ना, तो माइनस ऑफ माइनस आएगा, ठीक है। तो मतलब टी इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री आ जाएगा बेसिकली। और कॉस 180 क्या होता है? -1। तो यहाँ पे टी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ भैया। देखो सेम चीज़ यहीं पे की है, नॉट वेरी डिफरेंट। अच्छा वी वो है। अच्छा, एक्सटेंशन कितना हो गया हम लोग का? डी एक्स इंटू सेक थीटा -1। अब सेक थीटा क्या है? सेक थीटा तो हम लोग का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का टू द पावर हाफ है, का रूट है ना। अब यहाँ पे हम लोग को एक बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को एक बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स से, ठीक है। इफ़ हम लोग का x बहुत छोटा होता है 1 से, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ भैया। अब tan, अब यहाँ पे लेट मी शो डिफरेंट कलर। tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? tan थीटा बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? यहाँ पे y तो मेरा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, a साइन सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना। तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तब मेरे को स्लोप मिलता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आया? है ना, बोलो। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है? डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है? स्लोप भी है। माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। स्लोप होता है वो तो ठीक है, स्लोप होता है इसलिए तो tan थीटा लिखें। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। ये हम लोग का डी एक्स इंटू कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एक्सटेंशन निकाल रहे हैं। तो डी एक्स कितना एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? डी एक्स इंटू दिस टर्म। अब ये तो बेसिकली tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और tan थीटा हम लोग को पता है, तो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग। डी एक्स इंटू tan थीटा कितना हुआ? tan थीटा हुआ हम लोग का ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई
ठीक है ना। तो डी यू कितना हो जाएगा, देखो डी यू कितना है, डी यू है टी इंटू दिस एक्सटेंशन, है ना। टी का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, म्यू वी स्क्वायर, है ना। एक्सटेंशन कितना निकला, डी एक्स डी एक्स इंटू दिस टर्म ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब वी कैन कैंसिल आउट फ्यू टर्म्स बिकॉज वी क्या होता है, वी होता है हम लोग का, नहीं वे कैन वी कैंसिल आउट, लेट्स चेक। हम लोग यहाँ पे के को क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बाई वी, राइट, यू कैन राइट ओमेगा बाई वी। तो के स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ जाएगा, और वी स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग कुछ ऐसे, वी स्क्वायर इधर से कट गया, वी स्क्वायर इधर से कट गया। तो आफ्टर रिमूविंग वी स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन, डी यू और डी एक्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग का हाफ म्यू, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करे, क्या करे लॉजिक सोचो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, है ना। ये हम लोग आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ मिल गया। कोइंसिडेंटली देखो क्या हो रहा है, ये और ये बराबर आ रहा है, बॉक्स कर देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ भैया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ मिल गया, तो हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, बताओ। हाँ तो उसको क्या लिख सकते हैं, डी ई बाई डी एक्स, वो कितना हो जाएगा, बेसिकली डी यू बाई डी एक्स प्लस डी के बाई डी एक्स, ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हाफ वाला टर्म चला जाएगा, बट विल वी बी लेफ्ट विथ, वी विल बी लेफ्ट विथ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब एक दो बात थोड़े ध्यान से समझते हैं, ठीक है। पहला बात कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ इज नॉट कांस्टेंट, मैथमेटिकली भी दिख गया कि टोटल मैकेनिकल एक फंक्शन ऑफ टाइम है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ एक फंक्शन ऑफ टाइम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी of any strip is not constant and varies with time। ठीक है, दूसरा बात हम लोग को दिख रहा है कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, तो दोनों एक संग मैक्सिमा और मिनिमा रीच करेंगे, है ना। कि पोटेंशियल एनर्जी एंड
काइनेटिक एनर्जी रीच देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, reach their maxima and minima at the same time. How can we see this? Because the expression same है ना? ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जैसे काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का अगर बात करें, जब उस स्ट्रिप में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी उस स्ट्रिप में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, और जब उस स्ट्रिप में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा उस तभी उस स्ट्रिप में पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगा। इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्व नहीं है, और हम लोग यहाँ से भी दिख रहे हैं कि एनर्जी वेरी कर रहा है। हम लोग का एनालिसिस भी ये था, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी जंप कर रहा है। जंप करना बोलना सही नहीं, एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, बात क्लियर हुआ? हाँ भैया। ये क्या आ गया हम लोग का? इंस्टेंटेनियस एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है ना, किसका एक्सप्रेशन है ये? इंस्टेंटेनियस एनर्जी का, है ना। अब एनर्जी मिला है तो हम लोग ऑब्वियसली पावर भी निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है? dW/dt। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, है ना, या उसको एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? DE/dt, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कितना हो जा रहा है? dt/dx, सॉरी d/dt। अब d पता है हम लोग को, d का वैल्यू कितना आ रहा था? म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसका आ रहा था? ये तब आ रहा था जब d/dx निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे dx d चाहिए खाली, तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई एक dt आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पावर निकाल रहे हैं, पावर को p से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब dx/dt क्या है? dx/dt क्या है? बोलो बोलो जल्दी से। वेलोसिटी है ऑब्वियस है। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आ गया? पावर का एक्सप्रेशन आ गया म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है? ये है एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी एक पार्टिकल का किसी भी एक एक्स पे जाके किसी भी टाइम पे हम लोग पावर इसे निकाल सकते हैं। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? हाँ भैया। ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया है तो हम लोग पावर का एवरेज भी निकाल सकते हैं, है ना। पावर का टाइम एवरेज भी निकाल सकते हैं कि टाइम के संग, टाइम के अकॉर्डिंग कितना एवरेज पावर हो रहा है, पी एवरेज। और कितना टाइम के ऊपर एवरेज निकालेंगे हम लोग? एक टाइम पीरियड पे देख लेते हैं। एक टाइम पीरियड पे, एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल के पास एवरेज पावर कितना रह रहा है, ये निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? समझ में आया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पार्टिकल के पास एवरेज कितना पावर रहता है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल पी डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। किसी भी चीज़ का एवरेज ऐसे निकालते हैं, है ना।
ऑब्वियसली एरिया आता है ऊपर से और नीचे टोटल लेंथ आ जाता है। इसको मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं ये सब। तो इंटीग्रल डी टी, और मैं क्या चाह रहा हूँ, कितने टाइम पीरियड पे निकल जाए, इन एवरेज इन वन टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, है ना, एवरेज इन वन टाइम पीरियड, वन कंप्लीट साइकिल लिख लो, वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल मतलब बेसिकली मैं जाना चाह रहा हूँ जीरो से लेके टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, 2π/ω के बीच में एवरेज कितना हो रहा है ना। तो लिमिट्स क्या डालेंगे, 0 से 2π/ω, ठीक है ना। अब पी का वैल्यू कितना है, पी का है ओमेगा वी म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाय डी टी का हम लोग क्या डाल रहे हैं, 0 से लेके 2π/ω, है ना। यहाँ पे अपने क्या डाल रहे हैं, 0 से लेके 2π/ω। तो नीचे क्या डाल देंगे, 2π/ω, और यहाँ पे भी हम लोग क्या डालेंगे, 0 से लेके 2π/ω। अब ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लिखता हूँ, 0 से लेके 2π/ω, और बाहर क्या आ गया, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला चीज़ को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं पहले, है ना, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है किसी को, याद है, सर 1 + cos2 θ/2 वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। आंसर याद बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। करके आ गया आंसर एवरेज कितना आता था, पाई आता था, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, ठीक है। 0 से लेके पाई के बीच में इंटीग्रेशन, और 0 से लेके 2π के बीच में कितना आता था वैल्यू, पाई आता था। एवरेज कितना होता था, हाफ होता था ना। तो डिवाइडेड बाय जब 2π करेंगे, हम लोग को याद था एवरेज हाफ होता है। 12th वाला तुम लोग अगर अभी तक रटा हुआ नहीं है तो अपने आप को एक एक चाटे मार लो, हर जगह इसी में हम लोग यही किए, ऑल्टरनेटिंग करने जब कर रहे थे, है ना। जब लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाल रहे थे, एवरेज वोल्टेज निकाल रहे थे, एवरेज पावर निकालते, हर जगह तो यही कर रहे थे। कर लेते हैं एक बार ये वाला इंटीग्रेशन जल्दी से कर लेते हैं। 0 से लेके 2π 1 + cos 2x/2 dx। तो 0 से लेके 2π, अच्छा डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, वापस नहीं लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x/4। लिमिट्स का डालेंगे, 0 से लेके 2π, 0 पे डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2π डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 4π/4। अब sin 4π तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, पाई, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल में, है ना, इन वन टाइम पीरियड, कॉस जब x है तब उसका टाइम पीरियड कितना है, 2π है ना। कॉस x है तब टाइम पीरियड 2π है, तो इन वन टाइम पीरियड कितना आ रहा है वैल्यू, पाई आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग वन टाइम पीरियड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे ओमेगा टी है ना। यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 2π/ω हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी वन कंप्लीट टाइम पीरियड हो रहा है, 0 से लेकर 2π/ω, ठीक है। टी के संग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। हाँ ना बोलो,
जल्दी जल्दी से हाँ भैया। हाँ सर। निकालो कितना आ रहा है। कितना हो जाएगा ये, वी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, और नीचे कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। अब व्हाट इज विद मी एंड these स्ट्रेट लाइंस। हाँ पाई पाई कट गया, ओमेगा में कट गया, हाफ एक वैल्यू बचा। तो अल्टीमेटली पी एवरेज का वैल्यू इन वन टाइम पीरियड कितना आ रहा है हम लोग का, हाफ ओमेगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ भैया। ठीक है ना। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पावर ऑफ अ स्ट्रिप या ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, एवरेज पावर इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये क्या है हम लोग का, अरे एवरेज पावर in a strip in one complete time period, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब पी एवरेज का एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग अलग फॉर्म में भी याद कर सकते हैं हम लोग। पी एवरेज को क्या लिखे, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, है ना। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, इस ऐसे याद रखो, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, ठीक है ना। सेकेंड वाला टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन याद रखना। दोनों ही एक, कोई भी एक याद आने से काम चल जाएगा, प्रेफरेबली सेकेंड वन याद रखो, ठीक है। ठीक है, सेकेंड वाला थोड़ा प्रेफर्ड है, रिमेंबर। प्रेफर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि जो पावर एवरेज पावर है, एवरेज पावर ये हम लोग के काम का है, ये प्रोपोर्शनल है एफ स्क्वायर के और ये प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रुपल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया। हाँ भैया। ये वाला जो हमने निकाले हैं पावर एवरेज, ये वाला चीज़, इसको एक और निकालने का तरीका था टेंशन का यूज़ करके। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू टी डॉट वी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके, बट इतना जो मैं करवाया हूँ ये ही बोल सकते हो तुम लोग अननेसेसरी है, उस वाले सेक्शन में जाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी किसी को मन करेगा जानने का तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा आफ्टर क्लास, बट वो वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माइट फाइंड, ये मैं क्यों इन्फॉर्म किया इंपॉर्टेंट नहीं है कि you might find this section if you're using books like Anurag Mishra or Physics Galaxy and stuff. HC Verma में ये सब नहीं मिलेगा, but if you're using books like Anurag Mishra, Physics Galaxy और Cengage, you might find these. तो ऐसा ना लगे कि हम लोग छोड़ रहे हैं कुछ, हम लोग मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा। एनीवे जितना मैं कर पाया हूँ, अल्टीमेटली तुम लोग के काम का यही फॉर्मूला लास्ट का, जो पी एवरेज लिखवाया ना वही तुम लोग के काम का है, उसके अलावा तुम लोग के कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला चीज़ क्या था, ऊपर वाला चीज़ समझने के लिए ज़रूरी था कि वेव में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट आता है हम लोग कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी, लेट्स से एक जगह से पावर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा पावर होगा, उतना ज़्यादा पावर फ्लो करेगा ऑब्वियसली। जितना क्रॉस सेक्शन होगा, पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जितना बड़ा जगह होगा उतना ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो करेगा इसके थ्रू, है ना। यहाँ पे जो एरिया है हम लोग का, हम लोग इस एरिया को परपेंडिकुलर ले रहे, मतलब एरिया को परपेंडिकुलर ले रहे हैं ऐसे कि पावर के अलाउंग है, पावर के डायरेक्शन के अलाउंग है, ठीक है। तो हम लोग इस स्ट्रिप को कैसा लिए, इस स्ट्रिप को हम लोग परपेंडिकुलर टू हम लोग का ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब जो बेसिकली वेव वेलोसिटी है हम लोग का, परपेंडिकुलर टू वी वेव टी है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा, तो पावर कितना है ये बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ बता नहीं रहा है। मतलब पावर जो है ये टर्म किस बात पे डिपेंडेंट है कि कितना एरिया होगा। तो अगर मेरे को एरिया इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है तो इंटेंसिटी को मैं क्या निकालूंगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है, पावर मतलब इस एरिया से पर यूनिट कितना पावर फ्लो कर रहा है, ठीक है। पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ भैया। जैसे इसका एरिया ऐसे, इसका एरिया ऐसे कुछ या ए है कुछ भी। अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग एम्पलीट्यूड के यूज़ कर रहे हैं। लेट्स यूज़ एस, ये पावर, इसका एरिया ऐसे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है। पावर का फॉर्मूला क्या था, एवरेज पावर का 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी बाई एरिया कितना हो गया एस, है ना। अब म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और एरिया क्या है, एरिया तो एरिया, तो मास पर यूनिट लेंथ बाई एरिया, तो मास पर एरिया इंटू लेंथ हो गया, है ना। वॉल्यूम। एरिया इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये वाला टर्म जो है, लेट मी जस्ट सर्कल दिस, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, म्यू बाई एस। म्यू क्या है, एम बाई एल, यहाँ पे एम बाई एस एल हो गया, और एस एल क्या है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू गाइस, ठीक है। हाँ भैया। तो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन है। एंड तो पावर का तुम लोग को बेसिकली ये क्या है, ये एवरेज इंटेंसिटी का है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितना इंटेंसिटी कितना पावर पर यूनिट, क्या कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये एवरेज इंटेंसिटी कि हमने यहाँ पे एवरेज पावर यूज़ की है निकालने के लिए इसका। What does this represent? This is amount of energy. Let me use different color. Yes. Amount of energy flowing per unit area per unit time through a cross section
थ्रू अ क्रॉस सेक्शन when a wave passes over it. ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. अच्छा, ये क्या है? ये एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, एवरेज अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एवरेज इंटेंसिटी निकाल लेते हैं. क्या? एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन वन टाइम पीरियड. ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, ये इन वन कंप्लीट साइकिल लिख लो, इन वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ भैया. चलो, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. इंटेंसिटी, एक बार ये लेक्चर को थोड़ा सा जो हम लोग नोट्स लिखे एक बार फिर से देख लेना. यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. गो थ्रू इट वंस बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्या मिनिमम हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है. ठीक है ना. हाउ कैन वी मैथमेटिकली से दैट एनर्जी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, है ना. हम लोग इस एक्सप्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. हमको दिख रहा है एक्सप्रेशन के थ्रू कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम संग में हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? मीन पोजीशन पे हो रहा है. ठीक है ना. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एस एच एम. ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एस एच एम. की बात ध्यान रखना. एस एच एम में एनर्जी कंजर्व होता है, फिर उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता. डिफरेंट फ्रॉम एस एच एम. और वेव्स में एनर्जी कंजर्व कैसे होगा? क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यूसली, लेट्स से ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो हम लोग को तो सोर्स पार्टिकल को मूव करना पड़ा ना, अपना हाथ लेके सोर्स पार्टिकल को ऐसे ऐसे अप डाउन मूव करवाना पड़ रहा है. तो हम लोग तो हाथ से कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना सिस्टम में. एनर्जी कंजर्व कहाँ से होगा? हम लोग तो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, ये उनका एक्सटर्नल सोर्स जो है वो तो सप्लाई कर रहा है. तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है वेव्स में, एस में होता है. ठीक, तो एस से अलग है एनर्जी के मामले में, कि एस से अलग है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का बात करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बात नहीं करते, हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर पावर एंड इंटेंसिटी. ठीक है, अल्टीमेटली तुम लोग को याद क्या रखना है? तुम लोग को ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एवरेज इंटेंसिटी का और एवरेज पावर का. ठीक है, 2π² f² a² म्यू वी और 2π² f² a² रो वी. ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर वेव्स ऑन स्ट्रिंग, दिस इज फॉर एवरीथिंग. ठीक है, जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाए ये, दिस इज वैलिड फॉर एवरी अदर वेव, बीट साउंड वेव, बीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उस पर भी आ जाएंगे, बट ये वाला फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है. ठीक है, बात समझ में आया? हाँ भैया. ऑलराइट.